हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ BEGS 183। BEGS 183 बुक का नाम हमारा है राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड किए, यानी कि एग्जाम में हर साल आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए। बट उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, बट क्वेश्चंस वो बताई गई है जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं। तो वो वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। ऊपर से उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा और किस तरीके से होगा। तो वो वीडियो भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो का लिंक मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप सभी देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, बिकॉज इसमें मैं आंसर्स भी लेके आई हूँ। देखिए, मेरे पास कुछ नोट्स पड़े हुए थे और काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए, रिक्वायरमेंट आए कि मैम प्लीज़ इसके आंसर्स की वीडियोज़ डाल दीजिए, बिकॉज कल सभी बच्चों का एग्ज़ाम है और सभी बच्चों ने मुझे आज में मैसेज किया है। और 34 के अराउंड मेरे पास रिक्वायरमेंट आए हुए है कि मैम प्लीज़ रिक्वेस्ट आई हुई कि इसकी वीडियोस डाल दीजिए, आंसर्स की वीडियोस डाल दीजिए। तो आज में ही मैंने ये सारे आंसर्स को अरेंज किया है। मेरे पास जो नोट्स पड़े हुए थे सभी को मैं लेके आई हूँ। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी सारे नोट्स को देखिए और समझिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहला वहाँ पर जो क्वेश्चन, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज उस वीडियो में जो क्वेश्चंस गिवन है उसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आप सभी के सामने आंसर्स लेके आई हूँ। ठीक है, ये सभी मेरे नोट्स बने हुए थे पहले से ही, तो मैंने ढूंढ के अच्छे से आप सभी के लिए लेके आई हूँ। वैसे इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियोस लेके आऊँगी अच्छे से, पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चंस का आंसर्स की वीडियो अलग अलग लेके आऊँगी, जिससे कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। बट मैंने फ़िलहाल के लिए ये लेके आई हूँ बिकॉज कल बच्चों का एग्ज़ाम है और सोचा कि जल्दी से क्यों ना मतलब आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आप सभी की भी हेल्प हो जाए, एग्ज़ाम से पहले अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पे गिवन है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजी यू वुड अडॉप्ट टू बी अ क्रिटिकल रीडर। यानी कि यहाँ पे बोला गया है ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बतानी है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आप यूज करके क्रिटिकल रीडर बन सकते हो। क्रिटिकल रीडर होता क्या है, व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडर? क्रिटिकल रीडर उसे कहते हैं जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिकली रीड कर रहे हो, मान लो कोई भी आपको मैंने पैसेज दे दिया, ओके, या पैराग्राफ दे दिया, आपको मैंने कहा कि इसे पढ़ो और मुझे समझाओ, तो आप क्या करोगे, उसे क्रिटिकली रीड करोगे। या फिर सपोज आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो, आपको कुछ टीच करना है बच्चों को, तो उसको क्या करोगे, पहले आप खुद अच्छे से एनालाइज कर लोगे, अच्छे से रीड कर लोगे, अच्छे से रीडिंग कर लोगे, उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाओगे, उसके बारे में समझाओगे। बिकॉज सबसे पहले अगर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे आप? तो टीचर जो होता है ना, खुद क्रिटिकली रीडिंग करता है, यानी कि खुद अच्छे से पढ़ता है तब बच्चों को पढ़ाता है, खुद अच्छे से समझ जाता है, उसके बाद ही वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है। ठीक है, तो यही इसमें बोला गया कि क्रिटिकल रीडर क्या होता है। क्रिटिकल रीडर जो होता है ना, जब हम किसी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करते हैं, अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं और उसके बारे में बिल्कुल ही समझते हैं, मतलब गहराई से अध्ययन करना, हिंदी में बोले तो, ठीक है, गहराई से पढ़ना, आप बोल सकते हो इंटरप्रेटिव रीडिंग करना, ओके, इसे हम ये भी बोल सकते हैं। इंटेंसिव रीडिंग भी बोल सकते हैं हम इसे, यानी कि अंदर से पढ़ना, बिल्कुल ही गहराई से पढ़ना, उसके बारे में हर चीज़ जान लेना, तो वो हमारा होता है क्रिटिकल रीडर। तो देखिए, इसमें बोला गया है ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज मतलब किया जाए जिससे हम एक क्रिटिकल रीडर बन पाए, यानी कि क्रिटिकली रीडिंग करने वाले बन पाए। तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी, आपके सामने है, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज यहाँ पे अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियोस भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। बट मैं आप सभी के लिए सिर्फ नोट्स लेके आई हूँ, ओके, मैं आप सभी के लिए सिर्फ नोट्स लेके आई हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगी, बिकॉज काफ़ी बच्चों का कल एग्ज़ाम है और सभी को वीडियोज़ टाइम से प्रोवाइड करना भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप क्रिटिकल रीडिंग का क्या करोगे, आप क्रिटिकल रीडिंग है क्या, इसके बारे में डेफिनेशन लिखोगे। आंसर भी इसी तरीके से लिखना। आप सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखना कि व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडिंग, ओके। जब आप ये लिख दोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, देयर आर सम स्ट्रेटेजी फॉर रीडिंग क्रिटिकली, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी है जो कि रीडिंग क्रिटिकली, यानी कि क्रिटिकल रीडर बनने के लिए है, ओके। आप ये भी लाइन ऐड कर देना लास्ट में। देन उसके बाद आप पॉइंट वाइज लिखोगे। देखिए, सबसे पहला जो है ये आपके बुक में भी गिवन है। वैसे आपकी बुक्स में देखा जाए तो बहुत सारे स्ट्रेटेजी गिवन है, बट मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट छाट के लेके आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, एनोटेटिंग, सेकंड है आपका कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, थर्ड आपका है पैराफ्रेजिंग, एंड फोर्थ आपका है आउटलाइनिंग, एंड फिफ्थ आपका है समराइजिंग, एंड सिक्स यहाँ पे है एक्सप्लोरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, ओके, एक्सप्लोरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, एंड सेवन्थ यहाँ पे है आपका है इवेल्यूएटिंग द टॉपिक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो देखिए, टोटल कितने हो गए, 7 स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ।
ठीक है। ये टोटल 7 स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी का मतलब होता है जैसे कि इन सभी स्ट्रेटेजी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप एक क्रिटिकल रीडर बन सकते हो। यानी कि इन सभी तरीके से अगर आप रीडिंग करोगे ना, आप पढ़ोगे, तो आप एक क्रिटिकल रीडर बन जाओगे, यानी कि एक अच्छे से समझ पाओगे किसी भी चीज़ को। अब ये होता क्या, इन सब का मतलब बता दूँ। एनोटेटिंग, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है। एनोटेटिंग क्या है, व्हाट इज़ एनोटेटिंग? तो एनोटेटिंग को भी डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, देखिए आप इसे अच्छे से रीड आउट कर लेना, बाकी मैं ऊपर बताती हूँ आपको। एनोटेटिंग आर अ क्रिटिकल स्ट्रेटेजी टेक्निक, ये एक टेक्निक है, कैन यूज़ टू, यहाँ पे देखिए, एनकरेज स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद अ टेक्स्ट। इसका मतलब है कि अगर किसी भी टेक्स्ट से ना स्टूडेंट जो होता है ना, उन्हें कनेक्ट करता है और क्या इनकरेज करता है। यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो तो एनोटेटिंग करके अच्छे से उसे रीड आउट करोगे और तभी आप उस टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाओगे। और एनोटेटिंग में एक चीज़ और आता है, जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, पढ़ते उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ रहे हो, साथ के साथ उसे अंडरलाइन भी करोगे। यहाँ पे देखिए, मैं इसे हाईलाइट करती हूँ, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन लिखा है ना, यू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि लिखा है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो, पढ़ते उसे अंडरलाइन भी करते जाते हो। अगर आप किसी चीज़ को समझ रहे हो, उसे अंडरलाइन करते रहोगे। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, किसी भी लेटर के नीचे जब आप लाइन खींचते हो तो वो अंडरलाइन होता है, ठीक है, अंडरलाइन होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब आप किसी चीज़ को रीड आउट कर रहे हो और रीड आउट करते ना आपको अंडरलाइन भी करते रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको अंडरलाइन करते रहना चाहिए। ओके, अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो कोई नहीं, आप ना वीडियो की स्पीड स्लो कर लेना, तब आप जल्दी समझ जाना। ओके, बिकॉज यहाँ पे जल्दी मैं आपको सोच रही जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपके पास सिर्फ आज का टाइम है। और वैसे भी आज का पूरा टाइम निकल चुका है, इवनिंग हो चुका है। तो मैं 8 बजे अगर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, 8-9 बजे, तो आप रात में ही अपनी तैयारी कर पाओगे, बिकॉज कल एग्ज़ाम है। ओके, इस वजह से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उसे जल्दी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड हाँ, अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो को कभी और देखे, यानी कि 2 साल 3 साल बाद देखे, या फिर दिसंबर में या जून वाले स्टूडेंट देखे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये हर साल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आप ये मत सोचना कि मैम ने ये वीडियो तब बनाई थी तो उन वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके पास भी कोड है। ओके तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो, रीड आउट करते हो, तो उस टाइम पे आपको अंडरलाइन करते रहना चाहिए। अंडरलाइन करने के साथ साथ चलना चाहिए और उसे पढ़ते रहना चाहिए। तो ये आपका एनोटेटिंग में आता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए, ये क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आप ना उसे सर्कल भी करते हो। यहाँ देखें, सर्कल, ओके, एक मिनट, सर्कलिंग, यानी कि सर्कलिंग भी करते हो जाते हो। यानी कि वो किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे आपने अंडरलाइन कर दिया, कुछ कीवर्ड है तो उसे आपने सर्कल कर दिया कीवर्ड को। और क्या करते हो, क्वेश्चन बनाते हो, खुद से क्वेश्चन पूछते हो उससे रिलेटेड, यानी कि जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड खुद से क्वेश्चन पूछोगे। तो ये आपका ना कॉन्टेक्चुअल वो हो गया, एनोटेटिंग हो गया, फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ क्रिटिकल रीडर। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। व्हाट इज़ कॉन्टेक्चुअलाइजिंग? कॉन्टेक्चुअलाइजिंग क्या होता है? ये भी एक स्ट्रेटेजी है जो कि आपको एक क्रिटिकल रीडर बना सकता है। इसके अंदर क्या होता है ना कि आप सभी अगर जब भी कोई चीज़ टेक्स्ट को पढ़ते हो, पढ़ने के टाइम पे ना आपके सामने 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये होगा कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, लैंग्वेज और आइडिया दैट अपीयर फॉरगेन और आउट ऑफ डेट, यानी कि देखिए जिस भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है। या देखिए 3 क्वेश्चन है आपके सामने, ये है, आप इसे रीड आउट कर लेना, बाकी मैं ऊपर समझाती हूँ अपनी लैंग्वेज में। जिस भी टेक्स्ट को आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आप पहले से कितना जानते हो, पहला क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, क्योंकि आप जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में पहले से प्रीवियस नॉलेज क्या है आपको, ये। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा आपके सामने कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर, ठीक है, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसका क्या इफेक्ट आपके सामने पड़ रहा है, ये। एंड थर्ड क्वेश्चन ये आता है, ये आप मैं ऊपर नीचे बताऊँ बट मैं आपको जो भी बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, मेरा तीनों यही है। ओके, आप पढ़ लेना एक बार। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो वो लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं मतलब कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो वो अलग लैंग्वेज में लिखी हो जो कि आप अंडरस्टैंड ना कर पा रहे हो। तो ये 3 क्वेश्चन ना एक रीडर के सामने आता है।
ओके, तो कॉन्टेक्सुअलाइजिंग में यही बताया गया है कि जब भी आप रीड आउट करते हो तो 3 क्वेश्चंस आपके सामने आता है और इस चीज़ को आपको क्या करना होता है, क्लियर करना होता है। यानी कि जो चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसके बारे में कितना नॉलेज है, आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है, एंड जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसका लैंग्वेज क्या है, वो आपको आप उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं। ओके, एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया जिस भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। ओके, ये हो गया। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके ऊपर आपके सामने आएंगे। ये आपका क्या हो गया, कॉन्टेक्सुअलाइजिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपका यहाँ पे है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है देखिए, पैराफ्रेजिंग होता है जिस भी पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हो उसे क्या करते हो, खुद के लैंग्वेज में उसे क्या करते हो, ट्रांसलेट करते हो। ओके, यहाँ लिखा आप पैराफ्रेज ट्रांसलेट द आइडियाज़ इन अ सोर्स इनटू योर ओन वर्ड्स, यानी कि जिस भी चीज़ को आप पढ़ते हो उसे खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो। ओके, कीपिंग ऑल ऑफ द डिटेल्स इन द ओरिजिनल सोर्स, यानी कि इसमें बताया गया है कि आप ना जिस भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसे आप खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हो, खुद के वर्ड्स में समझाने की खुद को ही कोशिश कर रहे हो, बट आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं करना। ओके, आप ये तो कर रहे हो, आप मतलब उसको खुद के लैंग्वेज में समराइज़ कर रहे हो, खुद के लैंग्वेज में बदल रहे हो, खुद के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हो, बट वो इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन वही हो बट लैंग्वेज आपका हो जाए, ये चलेगा। ओके, यहाँ देखिए लास्ट वाली लाइन के लिखिए, यू आर नॉट चेंजिंग वट इज़ सेड, मतलब आपको चेंज नहीं करना कि क्या कह रहा है, बट इट इज़ सेड। आपको ये नहीं चेंज करना कि मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो ये पैराग्राफ है ये क्या बताना चाह रहा है, ये आपको चेंज नहीं करना। जो इन्फॉर्मेशन है, रियल इन्फॉर्मेशन को आपको चेंज नहीं करना है। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, जिस भी चीज़ को आप पढ़ते हो उसे आउटलाइन भी करते रहना चाहिए। अगर आप सभी का डाउट है कि आउटलाइन और अंडरलाइन क्या होता है, तो देखिए अंडरलाइन अलग होता है, आउटलाइन अलग होता है। यहाँ मैं दिखा देती हूँ। देखिए, जब भी हम किसी लेटर, किसी वर्ड के नीचे जब हम लाइन करते हैं, पढ़ते पढ़ते हम रीडिंग कर रहे हैं और लाइन करते जा रहे हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर लाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, अंडरलाइन। अंडर का मतलब होता है नीचे और लाइन का मतलब होता है लाइन, तो नीचे लाइन यानी कि अंडरलाइन, नीचे हम लाइन कर रहे हैं। ओके, और आउटलाइन क्या होता है, आउटलाइन होता है जैसे कि हमने कोई चीज़ पढ़ा उसको हम क्या कर रहे हैं, आउटलाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक बॉक्स में बंद करना, ये हमारा हो गया आउटलाइन। और सर्कल तो आपको पता ही है, गोल होता है। ठीक है, जो कि कीवर्ड पे किया जाता है सर्कल। ओके, तो ये सब हमारा अलग होता है। ये सब हमारा क्या होता है, ये हमारे एक रीडिंग स्किल्स की या फिर राइटिंग स्किल्स की एक इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है। ओके, ये सब आप अपने माइंड में रखना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे समराइजिंग। समराइजिंग भी आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, किसी भी चीज़ को पढ़कर हम अपनी लैंग्वेज, जब हम उसे छोटा बनाते हैं, समराइज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने पूरा पैरा पढ़ा, 2-3 पैराग्राफ, 4-5 पैराग्राफ पढ़ लिया, उसे हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में समराइज़ करके बोलेंगे या लिखेंगे, तो हमारा समराइजिंग हो जाता है। यानी कि बड़े लेंथी पैराग्राफ को हम शॉर्ट पैराग्राफ में जब हम कन्वर्ट करते हैं, खुद की लैंग्वेज में समराइज़ करके छोटा सा बनाते हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखते हैं, तो हमारा समराइजिंग होता है। ओके, अब देखिए समराइजिंग के लिए ना आउटलाइन, अंडरलाइन एंड कीवर्ड जो हम करते हैं, सर्कल, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर हम पढ़ते पढ़ते हम आउटलाइन कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, तो हम ना क्या करते हैं, जब हम समराइज़ करते हैं ना, तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही लिखते हैं बस। हम एक्स्ट्रा सेंटेंस बिल्कुल नहीं लिखते, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा सेंटेंस लिखेंगे तो हमारा समराइजिंग हम कहाँ से कर पाएंगे, हमारे भी पैराग्राफ बड़ा हो जाएगा। जब हमें पैराग्राफ छोटा बनाना है, छोटा से छोटा बनाना है, समराइज़ करके लिखना है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है। ओके, तो ये हमारा समराइजिंग होता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, अगर इसका PDF आपको चाहिए, ये जो मैं बता रही हूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डाल दूँगी, वीडियो अपलोड करने के बाद ही मैं साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगी। और उसके अलावा अगर आप हमारे इग्नू के ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। इस PDF के लास्ट में मैसेज फ़ोन नंबर गिवन है मेरा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मैम मुझे इग्नू के ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी। ओके, सेपरेट ग्रुप है, अगर आपको सेपरेट ग्रुप में ज्वाइन होना होगा या फिर आपको पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप मुझे बता सकते हो। जो सेपरेट ग्रुप है उसमें आपका नंबर कोई नहीं ले पाएगा सिवाय मेरे, मतलब मेरे पास ही मैं ही आपका नंबर देख सकती हूँ। उसमें भी मुझे नहीं पता कौन सा स्टूडेंट कौन है। ओके, एंड बाकी अदर स्टूडेंट कोई भी आपका नंबर नहीं देखेगा, आपका नंबर बिल्कुल सेफ़ रहेगा। कोई भी स्टूडेंट होता है ना कि इधर का मैसेज उधर, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। अब ये क्या है,
ये भी एक स्ट्रेटजी है जो कि आपकी रीडिंग स्किल्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, यानी कि अट्रैक्टिव बनाता है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाता है। तो देखिए एफिशिएंट का मतलब होता है, एफिशिएंट को बोला जाए तो एक अट्रैक्टिव बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है, इफेक्टिव बोल सकते हैं, हाँ इफेक्टिव बनाता है। ओके चलिए, तो यहाँ देखिए एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंट ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है, इसका मतलब जानते हैं हम। वैसे यहाँ पे आंसर लिखा है, ये पढ़ लेना आप। इसका मतलब होता है जब हम रीडिंग करते हुए, जब हम रीडिंग कर रहे हैं, हमने कोई चीज़ पढ़ा और पढ़ के हमने क्या किया, उसको हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम ना किसी मतलब किसी चीज़ का एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल में हम जानवर को इंसान से कंपेयर करेंगे, इंसान को या तो जानवर से। अब आपको डाउट हो रहा होगा, देखिए क्या करेंगे कि जैसे कि मान लो मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ, ओके, मैंने बोला कि किसी इंसान को, अगर मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, ओके ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ, उसे मैं कहूँगी बिल्कुल ही मतलब तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता पढ़ने। तो ये क्या होगा, मैंने इंसान को जानवर से कंपेयर किया कि किसी इंसान को मैंने बोल दिया गधे हो या गधी हो जो भी, ठीक है, आपको पढ़ने नहीं आता, तो उसे मैंने क्या किया, एक एनिमल से कंपेयर किया कि हाँ तुम उस एनिमल की तरह हो बिकॉज आपको पढ़ने नहीं आता। ओके, अगर सपोज कोई चालाक है मेरे सामने तो उसे मैं क्या बोलूँगी, चालाक लोमड़ी की तरह हो। तो ये है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम एक इंसान को किसी जानवर से कंपेयर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बताने की कोशिश या समझाने की कोशिश। ओके, या फिर किसी एनिमल को हम क्या करेंगे, इंसान से कंपेयर करेंगे। आपने देखा होगा वो मंकी को यानी कि बंदर को देखा होगा अपने हाथों से मतलब इंसान की तरह बैठकर रोटी खाते हुए। अगर आप सभी ने देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो देखा होगा आप सभी ने कि रोटी को पकड़ के बिल्कुल इंसानों की तरह बैठकर रोटी खाते हुए, किसने देखा है ज़रूर बताना। तो ये होता है, तो ये क्या होता है कि हम मंकी के ना हैबिट्स को ना वुमेन से क्या करते हैं हम, सॉरी वुमेन से क्या करते हैं हम, वुमेन से कंपेयर करते हैं कि हाँ जो एनिमल्स होते हैं ना, कुछ एनिमल्स भी बिल्कुल ही इंसान की तरह होते हैं, यानी कि कुछ जानवर भी जो होते हैं ना वो इंसान की तरह होते हैं। उसमें मंकी है सबसे बड़ा एग्जांपल, बिकॉज मंकी को ना इंसानों का हर काम करने आता है। बस मंकी को सिर्फ देखा जाता है कि मंकी को एक चीज़ नहीं सिखाया जाता, आग लगाना, बिकॉज अगर आग लगाना सिखाएंगे तो जैसे लंका जलाते हैं वैसे सबका घर जलाते हैं। चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं, वैसे कल एग्ज़ाम बच्चों के ज़्यादा, ठीक है, हमने ये देख लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या स्ट्रेटजी, इवेल्यूटिंग द टॉपिक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। इसमें बताया गया है इवेल्यूटिंग द टॉपिक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट में है, देखिए अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, ओके, किसी भी टेक्स्ट को आपने पढ़ा, उसे आप क्या करोगे, उस टॉपिक के थ्रू, उस टॉपिक के अगेंस्ट आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। यानी कि आपने कुछ भी पढ़ा, अपना पॉलिटिकल पढ़ रहे हो और पॉलिटिकल में कुछ ऐसे ऐसे रूल्स लिखे गए हैं जो कि आपको पसंद नहीं। अगर कोई कास्ट को लेके लिखा गया है, एस सी और या फिर अदर कास्ट को लेके, ठीक है, जनरल ओबीसी इन सब को लेके लिखा गया है कि इसको आरक्षण मिला, इसको आरक्षण नहीं मिला, तो आप उसके अगेंस्ट हो कि क्यों मिला है, सबको इक्वलिटी होना चाहिए, सभी को इक्वल राइट, सबका इक्वल राइट है, सबको मतलब सबको मिलना चाहिए, जो भी आरक्षण है सभी को मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। आप पुराना डाटा अगर आपके पास है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है, तो आप किसी चीज़ का आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ रीडिंग कर रहे हो ना और आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये चीज़ गलत है, बिकॉज आप पहले से ही आप नॉलेजेबल हो, यानी कि आप नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके पास पहले से नॉलेज है, तो आप उसका आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। तो अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना तो उसको समझो अच्छे से, अगर वो गलत पढ़ा रहा है तो आप उसे बोलो कि नहीं ये गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये मैंने पढ़ रखा है, मुझे जहाँ तक पता है ये गलत है। तो ये होता है एक आर्ग्यूमेंट। तो इवेल्यूटिंग द टॉपिक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब है इवेल्यूट करना, यानी कि टॉपिक को एनालाइज करना। इवेल्यूट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब जब आप समझते हो और उसे वो करते हो, इवेल्यूट का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ को पढ़ के परखना, पढ़ लिया आपने, उसे परखना कि हाँ ये सही है, गलत है या फिर क्या है, ये चीज़ इवेल्यूट होता है। ओके, उसके बाद क्या करते हो, आप आर्ग्यूमेंट करते हो, यानी कि उसके अगेंस्ट आप अपनी थिंकिंग बोलते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हो। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ है फॉर्मल लेटर का आपका फॉर्मेट है। ओके, तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट लेके आई हूँ, देखिए फॉर्मेट है। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए हुए थे कि मैम सिर्फ आप फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट भी बता दीजिए ओनली, ये भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज उनको फॉर्मेट नहीं पता। तो देखिए ये जो फॉर्मेट मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, किसी भी फॉर्मल लेटर में आप इसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता है सेंडर एड्रेस होता है, उसके बाद फिर डेट होता है। जो सेंडर होता है ना उसका मतलब, जैसे कि पहले सेंडर एड्रेस लिखोगे, सेंडर एड्रेस का मतलब जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस। ओके, उसके बाद होगा डेट, यानी कि जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा वही डेट लिखना आप। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, पोस्ट,
पोस्ट है, डिपार्टमेंट है एंड एड्रेस है। पोस्ट, डिपार्टमेंट, एड्रेस का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो ना उसका पोस्ट लिखना है। ओके, मान लो एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर हो गया। अब वो जो एडिटर है उसका डिपार्टमेंट क्या है, वो कौन सा है, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर कौन से एडिटर को लिख रहे हो, ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम वो डिपार्टमेंट में आ जाएगा। और अगर एड्रेस की बात करें तो वो आ जाएगा न्यू दिल्ली, अगर न्यू दिल्ली का है या फिर कहाँ का है वो हो गया एड्रेस। ओके, तो 3 पार्ट्स होते हैं इसका। उसके बाद होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जैसे कि जिस भी टॉपिक पे आप अपना लिख रहे हो, ओके, जिस भी टॉपिक पे अपना आप लेटर लिख रहे हो वो आपका टॉपिक हो जाएगा। फिर सैल्यूटेशन हो जाएगा, सैल्यूटेशन में सर या मैडम हो जाएगा। उसके बाद ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन फिक्स है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए या फिर हमसे कॉन्टैक्ट करिए, नंबर यहाँ पर गिवन है PDF के लास्ट में। चलिए, फिर उसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग भी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, हर साल आता है एग्जाम में। तो देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे मैंने बता रखा है कि जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिखो ना तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखो कि वर्ड, यानी कि क्या चीज़ आप लिख रहे हो, क्या है, यानी कि जो भी आपका राइट आया हुआ है क्वेश्चन, उस टॉपिक में मतलब उस क्वेश्चन में बताया क्या गया है, ये लिखोगे, ये आप ध्यान दोगे। फिर व्हेन, यानी कि जो भी दुर्घटना हुई है, जो भी इवेंट है वो कब हुआ है ये। फिर वेयर का मतलब है कि कहाँ पे वो इवेंट हुआ या फिर कहाँ पे वो दुर्घटना, कहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ। ओके, फिर हु, किसके साथ क्या क्या हुआ, और मतलब अगर इवेंट है, इवेंट के ऊपर आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो तो आपको ये देखना है कि जो इवेंट है वो किसने ऑर्गेनाइज़ किया, तो कौन। ओके, कौन में वो आ जाएगा हु। एंड हाउ में क्या है कि कैसे, मतलब वो जो इवेंट है वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ ये, या फिर अगर वो इंसिडेंट है, अगर आप इंसिडेंट के ऊपर लिख रहे हो तो कैसे वो इंसिडेंट हुआ। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आप सभी को कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ना 2 तरीके की होती है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, यानी कि जब भी कोई दुर्घटना हुई होती है, जब भी कोई इंसिडेंट हुआ रहता है और उसके ऊपर हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है तो वो हमारा नेगेटिव होता है। ओके, और पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है अगर कोई स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है या फिर कहीं पे भी आपकी कॉलोनी में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज है, उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है तो वो हमारा होता है पॉजिटिव। 2 तरीके का होता है रिपोर्ट राइटिंग, तो ये याद रखना। ओके, तो इस वजह से ही मैंने आपको बोला है कि अगर कोई दुर्घटना के ऊपर लिख रहे हो तो वो हमारा हो जाएगा क्या। तो चलिए ये सब पॉइंट्स हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए टाइप्स यहाँ पे बताया गया है जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। तो जो नेगेटिव होता है वो होता है हमारा न्यूज़पेपर वाला, एंड पॉजिटिव क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है मैगजीन्स वाला। ओके, ये हमारे टाइप्स होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के। ओके, अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप हेडिंग लिखते हो, ऊपर की तरफ सबसे पहले हेडिंग लिखोगे, उसके बाद आप रिपोर्टेड बाय, यानी कि जिस भी टॉपिक पे आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है उसका हेडिंग सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद आएगा रिपोर्टेड बाय, यानी कि किसके थ्रू रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे प्लेस, यानी कि मान लो अगर नेगेटिव आप लिख रहे हो, ठीक है, नेगेटिव लिख रहे हो या फिर पॉजिटिव लिख रहे हो तो वो कौन से प्लेस पे हुआ है। अगर आप नेगेटिव लिख रहे हो यानी कि कोई दुर्घटना हुई है तो वो कहाँ पे हुआ है, वो दुर्घटना हुई कहाँ पे, वो वाला प्लेस लिखोगे। अगर आप पॉजिटिव रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो तो वो इवेंट हुआ कहाँ पे, स्कूल में हुआ है या फिर किसी कॉलेज में हुआ है या फिर आपके सोसाइटी में हुआ है। उसके बाद क्या लिखोगे आप, डेट लिखोगे, यानी कि किस डेट को हुआ है। तो ये आप सबसे पहले लिख लोगे। उसके बाद 3 पैराग्राफ आपका बनेगा। सबसे पहला होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दूसरा होगा सेकंड आपका होगा मेन कंटेंट, देन थर्ड आपका होगा कंक्लूजन। तो आपने देखा 3 पैराग्राफ में आपको कंप्लीट करना है अपना रिपोर्ट राइटिंग। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें क्या लिखना है, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो देना है कि जो भी आप जिस भी इवेंट के ऊपर या फिर जिस भी इंसिडेंट के ऊपर अपना रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो तो उसका थोड़ा इंट्रो देना है। देन उसके बाद आपको मेन कंटेंट में आपको सारा डालना होगा कि क्या, अगर आप नेगेटिव वाला लिख रहे हो, कोई भी इंसिडेंट का लिख रहे हो तो इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग घायल हुए, क्या हुआ, ठीक है, कितने लोगों की डेथ हुई, अब कितने मतलब घायल है और कितने हॉस्पिटलाइज है, आप ये सब इसमें डालोगे। एंड कंक्लूजन में आप लिखोगे कि आखिर लास्ट में क्या कंक्लूजन आया, कि कितने बचे कितने नहीं बचे और सरकार ने फिर क्या क्या किया, ठीक है, ये सब आप इसमें डाल दोगे कि मतलब सरकार ने कितने लोगों को इसमें सुरक्षा दी। अगर कुछ मान लो कि रेल दुर्घटना हो गई, ठीक है, रेल दुर्घटना में काफ़ी लोगों की डेथ हो गई और काफ़ी लोग घायल भी हो गए, कुछ हॉस्पिटलाइज हो गए, तो सरकार ने इसमें क्या हेल्प की वो सब कंक्लूजन में डालोगे आप। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मैगजीन का। देखिए यहाँ पे मैगजीन का एग्जाम्पल गिवन है। मैगजीन का एग्जाम्पल है जो कि मैं आप धीरे धीरे ऊपर करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एक रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है, बिल्कुल फॉर्मेट है सेम मैगजीन वाला फॉर्मेट। अगर आपका कोई भी मैगजीन से रिलेटेड आए ना तो आप इस फॉर्मेट को यूज कर लेना।
बिल्कुल इस फॉर्मेट को यूज करके अपने क्वेश्चंस को पढ़ के अच्छे से ये जो ब्लैंक है ना इसको फिलअप कर लेना, आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है, वो तो हमारा फॉर्मेट था, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे देखिए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज्ड, यानी कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है, ये होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो कहते हैं जिसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओके, जिस मटेरियल को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। देखो प्लास्टिक जो होता है, तो प्लास्टिक को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम प्लास्टिक का ग्लास यूज करेंगे और वो उसे हम दोबारा अगर बनाएंगे कुछ, तो उससे क्या होगा, उससे जो धुआं निकलेगा उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं मतलब पोल्यूशन होगा। ओके, पोल्यूटेड होगा, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूटेड होगा। इस वजह से हम प्लास्टिक के ग्लास को, प्लास्टिक के कागज़ को या फिर पॉलीथीन को यूज नहीं करते। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में वो चीज़ आता है जिसे हम बिना मतलब इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड किए बिना हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम कागज़ वगैरह को ले सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ऐसे चीज़ को यूज़ करो जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, अगेन अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। तो ये है रिपोर्ट राइटिंग, आप इसे देख सकते हो, ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस को निकाल के देन आंसर्स लिख के आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कंपोजिशन राइटिंग। कंपोजिशन राइटिंग भी आपका आएगा। कंपोजिशन राइटिंग किस तरीके से लिखा जाता है, ये चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट गिवन है कंपोजिशन राइटिंग का। सबसे पहले इसमें आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग जो होगा आपका वो होगा 3 to 6 लाइन। ओके, 3 to 6 वर्ड्स, मतलब यानी कि 3 से लेकर 6 वर्ड्स के बीच में आपका हेडिंग होगा। ज़्यादा मत लिखना, ज़्यादा बड़ा हेडिंग मत लिखना। एंड 3 पैराग्राफ होगा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, सेकंड होगा मेन बॉडी यानी कि कंटेंट, एंड थर्ड आपका होगा कंक्लूजन। तो जो मेन बॉडी कंटेंट है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ओके, यानी कि देखिए आपका किसी भी टॉपिक पे आया है कंपोजिशन लिखना। कंपोजिशन एक राइटिंग होता है, यानी कि उसे आप लिख रहे हो कंपोजिशन, किसी भी टॉपिक पे आपको कंपोजिशन लिखना है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग बनाना होगा कि आप लिख किसके ऊपर रहे हो, तो वो हेडिंग लिखोगे। उसके बाद उसका इंट्रो दोगे थोड़ा बहुत, फिर इंट्रो के बाद आप मेन बॉडी लिखोगे, यानी कि उससे उसका कुछ बेनिफिट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी लाइन्स लिखोगे। उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये भी कंपोजिशन का यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, देख सकते हो आप, मैं लेके आई हूँ आपके लिए। धीरे धीरे नीचे करते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंपोजिशन राइटिंग का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप पढ़ के अच्छे से समझ लोगे कि किस तरीके से आता है, किस तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे हम देखेंगे यहाँ पे BEGS 183 में हमारा जो था राइटिंग स्टडी स्किल्स में, सॉरी ये तो बुक का नाम हमारा है, इसमें देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गैदरिंग स्किल्स, टर्म गैदरिंग स्किल्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस टू बिकम अ बेटर लर्नर, यानी कि गैदरिंग स्किल्स है क्या। ओके, और ये किस तरीके से हेल्प करता है स्टूडेंट को कि एक बेटर लर्नर बनने में। तो गैदरिंग स्किल्स जो है ना स्टडी स्किल्स का एक पार्ट है, तो उसी का यहाँ पे आंसर्स है, आप सभी पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा बहुत ऊपर से बता देती हूँ। गैदरिंग स्किल्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं ना, अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें हमारी 2 तरीके की स्किल्स आती है। एक आता है कि गैदर का मतलब क्या होता है, गैदर करना, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना यानी कि लेना। ओके, गैदरिंग स्किल्स यानी कि इन्फॉर्मेशन को लेना, गैदर करना। तो इसमें 2 तरीके से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एक होता है यूज ऑफ डिक्शनरी, यूज ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि लाइब्रेरी का यूज करके इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं डिक्शनरी का यूज करके इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, यानी कि डिक्शनरी से अलग अलग वर्ड्स को सीखना, ये सीखना। और कुछ स्टूडेंट होते हैं कि लाइब्रेरी में जाके अलग अलग इन्फॉर्मेशन को, यानी कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेना, या फिर जो भी थी ये गैदर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। बाकी यहाँ पे अगर मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगी वीडियो काफ़ी ही लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई आई कांट एक्सप्लेन। ओके, चलिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ देखिए होमोग्राफ्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, उसमें होमोनिम्स, होमोग्राफ, होमोफोन्स पढ़ाया हुआ है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। एक शॉर्ट वीडियो है, छोटी सी वीडियो। ओके, शॉर्ट वीडियो मैंने बता रखा है कि हाँ होमोग्राफ्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स क्या है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे होमोग्राफ्स बताया गया है। होमोग्राफ्स क्या है, होमोग्राफ्स वो होते हैं जिसकी राइटिंग तो सेम होती है, यानी कि स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। ओके, जिस भी वर्ड के 2 वर्ड के बीच में कंपैरिजन होता है, इसमें उनकी स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। अब देखिए कैसे, यानी कि स्पेलिंग सेम, ओके, एंड मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। तो क्या हो गया, इसमें एग्जांपल ले तो LIVE का ले सकते हैं। LIVE यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, देखिए
LIVE, एक हो गया LIVE क्या होता है लाइव, और एक LIVE होता है लीव, यानी कि लीव का मतलब होता है रहना, लाइव का मतलब होता है जब अभी आप लाइव हो, वीडियो पढ़ रहे हो, ये हो गया लाइव। ओके, तो ये क्या हो गया, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी गिवन है, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा होमोग्राफ्स का एग्जाम्पल है, जिससे कि आप और ईजिली तरीके से समझ जाओगे। LIVE लीव और लाइव, LEAD लीड एंड लैड। तो क्या होता है, लीड क्या होता है, लीड हमारा होता है मान लो कि लीड करना, एक लीडर जो होता है वो क्या करता है, लीड करता है, लीडरशिप, अपनी लीडरशिप निभाता है। ठीक है, और लेड क्या होता है, शीशा को बोलते हैं लेड, यानी कि मेटल होता है। लेटर क्या होता है, लेटर का दोनों ही, लेटर हमारा सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन ये हमारा होमोग्राफ्स में भी आएगा और होमोनिम्स में भी आएगा। यहाँ पे देखिए सेंटेंस भी लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होता है, होमोनिम्स हमारा होता है और जिसमें क्या होता है ना कि दो चीज़ सेम और बाकी एक चीज़ डिफरेंट होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेम हमारा साउंड है, और यहाँ पे देखिए स्पेलिंग, जो स्पेलिंग है सेम वाली स्पेलिंग है, साउंड भी सेम, स्पेलिंग भी सेम, लेकिन डिफरेंट क्या है, मीनिंग डिफरेंट है। इसमें भी एग्जांपल देखिए, कैन, CAN कैन, कैन का मतलब क्या होता है सकना, और एक कैन का मतलब यहाँ पे लिखा है देखिए वी ड्रैंक, कैन मतलब बोतल, बोतल को भी कैन बोलते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, कैन बोतल को भी बोलते हैं, और हम सकना यानी कि एबिलिटी को भी कैन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वॉच। वॉच देखिए, वॉच का प्रोनाउंसिएशन हमारा सेम है, WATCH वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है, देखना होता है, और दूसरा मीनिंग क्या होता है, वॉच का होता है घड़ी। ठीक है, या फिर वॉच का मतलब हम बोल सकते हैं आई लाइक वॉचिंग TV एवरी नाइट, यानी कि मुझे हर रात को TV देखना बहुत पसंद है। उसका सेकंड एग्जांपल हो गया वॉच, हम क्या बोलते हैं, घड़ी को ही बोलते हैं। तो आई हैव माई वॉच, मेरे पास मेरा वॉच है। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। ये और राइट, RIGHT राइट, इसका भी देखिए यहाँ पे राइट का क्या है कि आई एम ऑलवेज राइट, यानी कि मैं हमेशा सही हूँ। एंड क्या है, टेक टर्न राइट, यानी कि लेफ़्ट लेना, और टेक टर्न राइट यानी कि सीधे तरफ मुड़ना। ओके, सीधा को भी हम क्या कहते हैं, राइट बोलते हैं। एंड एक क्या होता है, एक अधिकार को भी राइट बोलते हैं, यानी कि आई हैव राइट, यानी कि मेरा अधिकार है, मुझे अधिकार है। तो ये सब क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गया, होमोनिम्स। होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका क्या होता है, स्पेलिंग भी सेम होता है एंड साउंड भी सेम होता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बट मीनिंग डिफरेंट होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी शोर शराबा आपको दिख रहा होगा, तो आप प्लीज़ इसे कोऑपरेट करिए, बिकॉज मैं भी कहीं और रह के आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ। चलिए, व्हाट इज़ गैदरिंग स्किल्स। गैदरिंग स्किल्स क्या है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया गैदरिंग स्किल्स है क्या। अब ये उसके ना कुछ नोट्स है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आप सभी को। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं और एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियोस वैसे ही काफ़ी लंबी होगी, और यहाँ पे वैसे ही काफ़ी शोर शराबा है, तो आप भी कोऑपरेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला आंसर होगा, देखिए गैदरिंग स्किल्स के ऊपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आई हूँ, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और वैसे ये बुक जो ये नोट्स हैं ना, सारे आपके बुक्स में से ही हैं, सब बुक्स में से ही है, तो आप अपने बुक्स में से भी पढ़ सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो। ओके, स्टडी स्किल्स क्या है, स्टडी स्किल्स होता है यानी कि जो स्टडी के लिए ना, स्टडी स्किल्स का मतलब है यहाँ पे, यानी कि जब स्टडी के लिए आप जिस स्किल्स का यूज करते हो। स्टडी स्किल्स में 4 स्किल्स इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, 4 स्किल्स इंपॉर्टेंट होता है। पहला S, फिर L, फिर W एंड फिर R। ठीक है, ये जो SLWR है, ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, S का मतलब होता है स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, यानी कि बोलने की कला। L का मतलब लर्निंग स्किल्स, यानी कि सीखने की कला। एंड थर्ड हो गया आपका राइटिंग, ये हो गया राइटिंग स्किल्स, यानी कि लिखने की कला। एंड आप फोर्थ आपका हो गया रीडिंग स्किल्स, यानी कि पढ़ने की कला। तो ये सब क्या हो गया, ये ना 4 स्किल्स है जो कि स्टडी स्किल्स में आते हैं। तो ये सभी आप अच्छे समझिए, इसे भी एक बार रीड आउट करिए। स्टडी स्किल्स में हमारे 3 और आते हैं स्किल्स, जो कि हमारा होता है स्टोरिंग स्किल्स होता है। स्टोरिंग स्किल्स के अंदर में क्या होता है हमारा, आपका होता है नोट टेकिंग, नोट मेकिंग होता है। नोट टेकिंग का मतलब होता है जैसे कि नोट्स को जब हम लेते हैं, जब मैं जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आप सीख रहे हो, तो ये हो गया नोट टेकिंग। और जैसे ही मैंने पढ़ा दिया, फिर आप क्या करोगे, खुद से नोट्स बनाओगे, तो हो गया नोट्स मेकिंग। ओके, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग हो गया। तो वो आपका आता है स्टडी स्किल्स का जो पहला पार्ट होता है ना, स्टोरिंग स्किल्स, उसमें आता है। और उसके बाद सेकंड आपका है गैदरिंग स्किल्स, जो कि स्टडी स्किल्स का ही पार्ट होता है, गैदरिंग स्किल्स। ओके, और इसके एक और टाइप्स होते हैं जो कि इसी में आपको दिखेगा।
रेफरेंस स्किल्स होता है आई थिंक, ठीक है। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, आप इसमें अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। एंड आपके बुक्स में भी गिवन है 3 टाइप्स, तो आप वही पढ़ लीजिएगा। स्टडी स्किल्स के 3 टाइप्स होता है। पहला होता है आपका स्टोरिंग स्किल्स, सेकंड गैदरिंग स्किल्स, और एक और होता है, ओके, अभी ध्यान नहीं है। तो चलिए, सारे इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी अपनी तैयारी कर लीजिएगा एग्जाम से पहले तक। एंड अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8750799872 पे कॉन्टैक्ट करिए आराम से। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दे कि वीडियो आपको पसंद आया या फिर कितना हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियो, कितना आपको इस वीडियो की नीड थी या नहीं, या फिर इसके आगे की वीडियो कुछ भी चाहिए आपको या फिर किसी भी कोड की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ओके। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिए, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट का एग्जाम है, तो उन बच्चों की हेल्प हो पाए, ओके। हर एक ग्रुप में, हर एक जगह शेयर कीजिए वीडियो को। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।